एडुरव में आपका स्वागत है। आज 31 जनवरी 2026 के द हिंदू न्यूज़पेपर से यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जो सबसे ज़रूरी खबरें हैं उन पर हम गहराई से चर्चा करेंगे। हमारा फोकस जनरल स्टडीज़ पेपर्स 1, 2 और 3 के हाई यील्ड थीम्स पर रहेगा। तो आज हम किन मुद्दों को अनपैक करने वाले हैं? सबसे पहले पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जहां बात होगी आर्टिकल 21 के तहत मेंस्ट्रुअल राइट्स की और आर्टिकल 142 के तहत यूजीसी नॉर्म्स की। फिर एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी में इंडिया के ग्रीन स्टील ट्रांजिशन के डबल चैलेंज को समझेंगे और जल जीवन मिशन की जमीनी हकीकत को देखेंगे। जी। साइंस एंड टेक में स्टेम सेल थेरेपी पर सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले पर नजर डालेंगे और आखिर में इंटरनेशनल रिलेशंस में सेनकाकू आइलैंड्स विवाद और पावर गैप इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे। और चर्चा शुरू करने से पहले आज का एक विचार कमिटमेंट पर है। सीधी सी बात है, अगर आपको सफल होना है तो किसी एक लक्ष्य के पीछे पूरी तरह लगना पड़ता है। सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर बैठने से या हाफ हार्टेड कोशिशों से बात नहीं बनती। सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है। एक ओलंपियन की तरह सोचिए, जो एक मेडल के लिए सालों तक डिसिप्लिन्ड एफर्ट करता है। ये तैयारी भी वैसी ही है, जिसमें रोज का डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी चाहिए। ये माइंडसेट आपको इस लंबे सफर में मोटिवेटेड रखने में मदद करेगा। बिल्कुल सही। तो चलिए इसी फोकस के साथ पॉलिटी से शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मेंस्ट्रुअल हेल्थ को आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी का एक अभिन्न अंग माना है। ये एक बहुत बड़ा और प्रोग्रेसिव कदम है। बिल्कुल, ये लैंडमार्क जजमेंट है, क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन को सिर्फ एक वेलफेयर इशू की तरह नहीं, बल्कि एक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न की तरह देखता है। कोर्ट ने इसे सीधे तौर पर डिग्निटी, हेल्थ और एजुकेशन से जोड़ा है। अच्छा। देखिए, राइट्स पर्सपेक्टिव से इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा है। ये समाज में जुड़े स्टिग्मा को कम करेगा, इन्फेक्शंस को रोकेगा और सबसे जरूरी, स्कूलों में गर्ल्स ड्रॉप आउट रेट्स को कम करने में मदद करेगा। कई लड़कियों को बेसिक फैसिलिटीज की कमी के कारण, खासकर प्यूबर्टी के बाद, स्कूल छोड़ना पड़ता है। ठीक है, कोर्ट ने इसे राइट टू लाइफ का हिस्सा मान लिया। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल चैलेंजेस के बारे में क्या? कोर्ट ने इस अधिकार को लागू करने के लिए क्या निर्देश दिए हैं? क्योंकि अक्सर ऐसे टॉप डाउन आदेश इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज पर फेल हो जाते हैं। सही सवाल है। क्या राज्यों के पास इसका बजट है? क्या सप्लाई चेन मैकेनिज्म मौजूद है? ये एक बहुत वैलिड कंसर्न है और यही पॉलिसी का क्रिटिकल एनालिसिस है। सिर्फ इंटेंशन काफी नहीं होता। कोर्ट ने इस बात को समझा है और इसीलिए बहुत क्लियर डायरेक्शंस दिए हैं। जैसे कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूलों में सैनिटरी पैड्स की मुफ्त उपलब्धता एंश्योर करनी होगी। साथ ही सरकारी सहायता प्राप्त और आवासीय स्कूलों में फंक्शनल और जेंडर सेग्रीगेटेड टॉयलेट्स का होना भी जरूरी है। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल सही है। असली चुनौती इम्प्लीमेंटेशन में ही है। बजट एलोकेशन, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस और लास्ट माइल डिलीवरी, ये सब स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए बड़े हर्डल्स हो सकते हैं। इसका बड़ा उद्देश्य मेंस्ट्रुअल पॉवर्टी को खत्म करना है, पर इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए मजबूत पॉलिटिकल विल और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी चाहिए होगी। मतलब मेंस के आंसर में सिर्फ जजमेंट लिखने से काम नहीं चलेगा, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस का एनालिसिस भी करना होगा। चलिए गवर्नेंस के अगले टॉपिक पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी की 2026 की एंटी डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइंस पर रोक लगा दी है जी, और 2012 के फ्रेमवर्क को फिर से लागू कर दिया है। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे प्रोसीजरल फेयरनेस और सेफगार्ड का प्रिंसिपल है। कोर्ट ने पाया कि 2026 के गाइडलाइंस में काफी कमियां थीं और उनका दुरुपयोग हो सकता था। अच्छा। 2012 के गाइडलाइंस ज्यादा बैलेंस थे। उनमें रैगिंग और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के बीच एक साफ अंतर था। हैरासमेंट और विक्टिमाइजेशन की स्पेसिफिक डेफिनेशंस थीं, जिससे मामलों को सही तरीके से एड्रेस किया जा सकता था। सबसे बड़ी बात, उसमें जनरल, एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरीज के रिप्रेजेंटेशन के साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल्स का प्रावधान था, जो एक बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट सुनिश्चित करता था। और 2026 के गाइडलाइंस में ऐसी क्या खामियां थी कि कोर्ट को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? 2026 के गाइडलाइंस ने रैगिंग और डिस्क्रिमिनेशन के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया था। प्रिसाइज डेफिनेशंस नहीं थी और झूठी शिकायतों से बचाने के लिए कोई सेफ हार्बर प्रोविजंस भी नहीं थे। ओहो। इससे जेन्युइन केसेस और फ्रिवलस कंप्लेंट्स में फर्क करना मुश्किल हो जाता। एक और बड़ी चिंता इंक्वायरी कमिटी से जनरल कैटेगरी के रिप्रेजेंटेशन को हटाना था, जिससे फेयरनेस पर सवाल उठ सकता था। समझ गई।
एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ कोर्ट का जोर प्रोसीजरल फेयरनेस पर है कि डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करने के प्रोसेस में किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। इस केस में आर्टिकल 142 का जिक्र बार बार आता है। क्या हम इसे सुप्रीम कोर्ट का ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं, जिसे वो तब इस्तेमाल करता है जब बाकी सारे कानूनी रास्ते बंद हो जाते हैं? बिल्कुल सही एनालॉजी है। ये कोर्ट का ब्रेक ग्लास इन केस ऑफ इमरजेंसी टूल है। जब मौजूदा कानून किसी स्थिति में पूरा न्याय नहीं कर पा रहे हों या एक लीगल वैक्यूम बन गया हो, तो कोर्ट इस आर्टिकल का इस्तेमाल करके वो आदेश दे सकता है जो कंप्लीट जस्टिस के लिए जरूरी हो। अच्छा। यूजीसी केस में यही हुआ। नई 2026 गाइडलाइंस में खामियां थी, कोर्ट ने उन पर रोक लगा दी, लेकिन 2012 की गाइडलाइंस भी ऑफिशियली रिप्लेस हो चुकी थी। तो स्टूडेंट्स को अनप्रोटेक्टेड छोड़ने के बजाय कोर्ट ने आर्टिकल 142 यूज करके 2012 वाली गाइडलाइंस को टेम्परेरी वापस लागू कर दिया, जब तक कि फाइनल हियरिंग ना हो जाए। और एस्पिरेंट्स को ये याद रखना चाहिए कि इसका इस्तेमाल राम जन्मभूमि केस से लेकर चंडीगढ़ मेयोरल पोल्स जैसे कई ऐतिहासिक मामलों में किया गया है। यह दिखाता है कि कोर्ट इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करता है, जब ऑर्डिनरी लीगल मैकेनिज्म्स न्याय सुनिश्चित करने में कम पड़ जाते हैं। तो ये यूजीसी केस दिखाता है कि कैसे इंस्टीट्यूशंस को प्रोसीजरल फेयरनेस मेंटेन करनी पड़ती है। ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है, और ये बैलेंसिंग एक्ट वाला थीम आज की चर्चा में बार बार आ रहा है। बिल्कुल। जैसे एजुकेशनल गवर्नेंस में बैलेंस, वैसे ही एनवायरनमेंट और इकोनॉमी में भी एक बड़ा बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है, खासकर इंडिया के ग्रीन स्टील ट्रांजिशन को लेकर। सही। हमें डेवलपमेंट के लिए स्टील प्रोडक्शन बढ़ाना भी है और 2070 तक नेट जीरो का टारगेट भी अचीव करना है। ये तो तान पर चलने जैसा है। बिल्कुल, आपने एकदम सही पॉइंट पकड़ा है। एक तरफ इंडिया का लक्ष्य है कि 2047 तक जब हम डेवलप्ड नेशन बने तो हमारा स्टील प्रोडक्शन 125 मिलियन टन से बढ़कर लगभग 400 मिलियन टन हो जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, हर जगह स्टील चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ स्टील इंडस्ट्री आज देश के कुल इंडस्ट्रियल एमिशंस का लगभग 12% हिस्सा है। ये हमारे नेट जीरो कमिटमेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ग्रोथ भी चाहिए और एमिशंस भी कम करने हैं, यही डबल चैलेंज है। बिल्कुल। तो इसका समाधान क्या है? ये संतुलन कैसे बनेगा? क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी है? समाधान सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में ही है, और इंडिया इस पर काम कर रहा है। हमारा नेशनल हाइड्रोजन मिशन इसका एक की सॉल्यूशन है। अच्छा। ट्रेडिशनल स्टील मेकिंग में कोकिंग कोल का इस्तेमाल होता है, जिससे भारी CO2 एमिशंस होते हैं। ग्रीन स्टील में हम कोकिंग कोल की जगह ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड रिडक्शन प्रोसेसेस पर फोकस करेंगे। इससे कार्बन एमिशंस में भारी कमी आएगी। लेकिन इसमें एक ग्लोबल एंगल भी है ना? यूरोपियन यूनियन के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM का। एग्जैक्टली। और यही इस ट्रांजिशन को और अर्जेंट बनाता है। CBAM को आसान भाषा में समझें तो EU कह रहा है कि अगर आपके देश में स्टील बनाने में बहुत पोल्यूशन होता है, तो जब आप उसे हमारे यहाँ बेचेंगे तो हम उस पर एक कार्बन टैक्स लगाएंगे। ओह, तो इससे तो हमारा स्टील महंगा हो जाएगा। बिल्कुल, आपका डर्टी स्टील महंगा हो जाएगा और यूरोपियन मार्केट में नॉन कम्पिटिटिव हो जाएगा। तो ग्रीन स्टील बनाना अब सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं रही, ये ट्रेड और इकोनॉमिक्स की मजबूरी बन गया है, ताकि हम ग्लोबल मार्केट्स में कम्पिटिटिव बने रहें। अब बात करते हैं जल जीवन मिशन की। कागज पर तो प्रगति शानदार दिखती है। हर घर जल इनिशिएटिव के तहत लगभग 98% इंफ्रास्ट्रक्चर कवरेज हो चुका है, पाइपलाइंस पहुंच गई हैं। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर कवरेज यानी पाइपलाइंस बिछाने के मामले में नंबर्स बहुत इंप्रेसिव हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इंफ्रास्ट्रक्चर और आउटकम्स के बीच का गैप दिखाती है। अच्छा। सर्वेस बताते हैं कि एक्चुअल फंक्शनैलिटी यानी जिन घरों में पाइप है उनमें से कितनों में नियमित रूप से पानी आता है, वो आंकड़ा लगभग 83% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15% घरों में पाइप तो है पर पानी नहीं आ रहा है या रेगुलर नहीं है। और पानी की क्वालिटी का क्या? क्वालिटी एक और बड़ा मुद्दा है। कई जगहों से लिए गए सैंपल्स में अब नॉर्मल pH लेवल्स और ई कोलाई और कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया जैसे कंटेमिनेशन की खबरें हैं, जो सीरियस हेल्थ रिस्क्स पैदा कर सकते हैं। ये तो बहुत सीरियस है। जी, तो यहाँ गवर्नेंस का कोर चैलेंज दिखता है। सिंप्लिसिटी इन विजन, कॉम्प्लेक्सिटी इन एग्जीक्यूशन। हर घर जल का आइडिया सुनने में जितना सिंपल और पावरफुल है, उसका एग्जीक्यूशन उतना ही कॉम्प्लेक्स है। पॉलिसी सक्सेस सिर्फ पाइपलाइन बिछाने में नहीं, बल्कि सोर्स सस्टेनेबिलिटी, रेगुलर मेंटेनेंस, वाटर टेस्टिंग और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में है। लेकिन हमें इसका सोशल पर्सपेक्टिव भी नहीं भूलना चाहिए। इस मिशन का एक मजबूत जेंडर डायमेंशन है।
वो कैसे? जिन घरों में पाइप से पानी पहुंच गया है वहां महिलाओं का पानी भरने में लगने वाला समय और मेहनत बच रही है। इससे उनकी एजुकेशन और वर्क में भागीदारी बढ़ रही है और उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो रहा है। ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। चलिए अब साइंस एंड टेक की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के इलाज के लिए स्टेम सेल थेरेपी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। पहले तो स्टेम सेल्स होते क्या हैं? स्टेम सेल्स को शरीर का रॉ मटेरियल कहा जाता है। ये ऐसी मास्टर सेल्स होती हैं जिनमें शरीर की किसी भी तरह की कोशिका जैसे ब्लड सेल्स, ब्रेन सेल्स या हार्ट मसल सेल्स में बदलने की क्षमता होती है। अच्छा। इसी वजह से मेडिकल साइंस में इन्हें लेकर बहुत उम्मीदें हैं। कुछ एप्लीकेशंस जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्लिनिकली अप्रूव्ड है, लेकिन कई थेरेपीज अभी भी रिसर्च फेज में है। तो कोर्ट ने ऑटिज्म के लिए इसके इस्तेमाल पर रोक क्यों लगाई? कोर्ट के फैसले के 3 मुख्य कारण हैं जो साइंटिफिक रिगर और एथिक्स से जुड़े हैं। पहला, आज तक कोई ग्लोबल साइंटिफिक कंसेंसस नहीं है जो ये साबित करे कि स्टेम सेल्स ऑटिज्म का इलाज कर सकते हैं। सारे दावे एनेक्डोटल या प्रिलिमिनरी स्टेजेस पर हैं। दूसरा, ऐसी अनप्रूवन थेरेपीज को अक्सर प्रेडेटरी मार्केटिंग के जरिए प्रमोट किया जाता है। माता पिता को झूठी उम्मीदें दी जाती हैं और उनसे लाखों रुपए लिए जाते हैं। और ये एक बहुत ही इमोशनल इशू है। जब कोई परिवार डेस्परेट होता है तो वो किसी भी उम्मीद को पकड़ना चाहता है। यहीं पर एथिकल रेगुलेशन की भूमिका सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है ताकि उनकी वल्नरेबिलिटी का एक्सप्लॉइटेशन ना हो। आपने बिल्कुल सही कहा, और यही कोर्ट का तीसरा कारण है। चूंकि ये थेरेपी ऑटिज्म के लिए अभी भी एक्सपेरिमेंटल मानी जाती है, इसका कमर्शियल यूज अनएथिकल हो जाता है। पेशेंट सेफ्टी सबसे ऊपर है। सही बात है। एग्जाम के लिए यह फैसला साइंटिफिक इनोवेशन और एथिकल रेगुलेशन के बीच के नाजुक संतुलन को उजागर करता है। इनोवेशन को बढ़ावा देना जरूरी है, लेकिन बिना साइंटिफिक वैलिडेशन के उसे कमर्शियलाइज करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अब इंटरनेशनल रिलेशंस पर आते हैं। सेनकाकू या डिओयू आइलैंड्स विवाद ये अक्सर खबरों में रहता है। ये कहाँ है और क्यों इतना महत्वपूर्ण है? ये द्वीप ईस्ट चाइना सी में है। अभी ये जापान के एडमिनिस्ट्रेशन में है, लेकिन चाइना और ताइवान भी इन पर दावा करते हैं। ये रीजनल जियोपॉलिटिक्स का एक पर्सिस्टेंट फ्लैश पॉइंट है। अच्छा। इस संघर्ष के 3 मुख्य कारण हैं। पहला, रिसोर्सेज। यहाँ मछली पकड़ने के समृद्ध क्षेत्र हैं और माना जाता है कि यहाँ तेल और गैस के बड़े भंडार हो सकते हैं। दूसरा कारण स्ट्रेटेजिक लोकेशन होगा। बिल्कुल, ये नेवल डोमिनेंस और समुद्री व्यापार मार्गों, जिन्हें सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, उनके कंट्रोल के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। जो भी इन द्वीपों को कंट्रोल करेगा उसका ईस्ट चाइना सी में दबदबा बढ़ जाएगा। और तीसरा कारण है बढ़ता तनाव। चाइनीज कोस्ट गार्ड की लगातार घुसपैठ और जापान द्वारा अपने डिफेंस को अपग्रेड करने से यहाँ मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन का खतरा हमेशा बना रहता है। तो ये एक क्लासिक केस है जियोपॉलिटिक्स का। जी, ये टेरिटोरियल क्लेम्स, रिसोर्स कंपटीशन और स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशंस का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। अब एशिया पावर इंडेक्स और पावर गैप के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये इंडिया के लिए क्या मायने रखता है? ये इंडेक्स एशिया में देशों की पावर को मापता है। इस असेसमेंट के अनुसार एशिया में यूनाइटेड स्टेट्स अभी भी सबसे प्रभावशाली शक्ति है, चाइना दूसरे स्थान पर है और इंडिया एक प्रमुख लेकिन उभरती हुई शक्ति है। अब आते हैं पावर गैप के कंसेप्ट पर। ये किसी देश के रिसोर्सेज जैसे मिलिट्री स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक साइज और उसके एक्चुअल इन्फ्लुएंस जैसे डिप्लोमेसी, कल्चरल इन्फ्लुएंस के बीच के अंतर को मापता है। अच्छा। गैप जितना छोटा होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। एक मिनट, ये तो बड़ी चौंकाने वाली बात है। इंडिया का नेगेटिव पावर गैप बताया गया है। हाँ। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 4थी सबसे बड़ी मिलिट्री है, फिर भी हमारा इन्फ्लुएंस हमारे रिसोर्सेज से कम है। एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि हम पोटेंशियल तो रखते हैं पर उसे लेवरेज नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों है? एग्जैक्टली। यही इस रिपोर्ट की इनसाइट है। नेगेटिव पावर गैप का मतलब है कि हमारा रिसोर्स पोटेंशियल बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस अभी तक उतना नहीं बढ़ाया है जितना होना चाहिए। इसके कई कारण हो सकते हैं। इंटरनल चैलेंजेस, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स या फॉरेन पॉलिसी में कंसिस्टेंसी की कमी। हमारे लिए चैलेंज यही है कि हम अपने इकोनॉमिक ग्रोथ और मिलिट्री कैपेसिटी को सस्टेन रीजनल और ग्लोबल इन्फ्लुएंस में कैसे ट्रांसलेट करें। राइट। एग्जाम के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की एनालिसिस में डेप्थ लाता है। तो चलिए आज के हाई यील्ड टेकअवेज को संक्षिप्त में समझते हैं। आज की चर्चा में
बैलेंसिंग एक्ट का थीम बार बार सामने आया है। बिल्कुल। पॉलिटी में सुप्रीम कोर्ट ने मेंस्ट्रुअल हेल्थ को आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ का हिस्सा माना है, जो राइट्स और डिग्निटी को बैलेंस करता है। वहीं आर्टिकल 142 का उपयोग करके एजुकेशनल जस्टिस को सुरक्षित किया, जो इंस्टीट्यूशनल रूल्स और स्टूडेंट वेलफेयर के बीच का संतुलन है। सही। इकोनॉमी और एनवायरनमेंट में इंडिया के 2047 के डेवलपमेंट एम्बिशंस और क्लाइमेट कमिटमेंट्स के बीच संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती है, जैसा कि ग्रीन स्टील ट्रांजिशन में दिखता है, खासकर ईयू के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में। और इंटरनेशनल रिलेशंस में सेंकाकू आइलैंड्स विवाद ईस्ट एशिया में पावर बैलेंस के बिगड़ने को दिखाता है, जबकि इंडिया का नेगेटिव पावर गैप हमारे पोटेंशियल और परफॉर्मेंस के बीच बैलेंस बनाने की जरूरत की ओर इशारा करता है। एस्पिरेंट्स के लिए एक एक्शन पॉइंट, आर्टिकल 142 के लैंडमार्क केसेस को अच्छी तरह से रिवाइज करें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ पर एक एसे लिखने की प्रैक्टिस करें, जिसमें आज डिस्कस किए गए इश्यूज जैसे ग्रीन स्टील और जल जीवन मिशन को लिंक करें। बिल्कुल। इससे मेंस आंसर्स में मल्टीडायमेंशनल एनालिसिस दिखेगा। आज के लिए बस इतना ही। एड्यूरेफ के साथ स्मार्ट तरीके से सीखें। नोट्स, टेस्ट और प्रैक्टिस सब एक ही ऐप में। एड्यूरेफ को अभी प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर डाउनलोड करें और हर दिन सीखते रहें।